ओके सो अस्सलाम वालेकुम अगेन। उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जी, हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज़ वेसिकुलोबुलस डिजीज़ेस। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था आई विल फॉलो रकेज़ी। ठीक है, तो जब भी वीडियोस बनाऊंगी मैं रकेज़ी को ही फॉलो करूँगी। सही है। देन जो है, क्योंकि इस रकेज़ी का पहला जो चैप्टर है दैट इज़ वेसिकुलोबुलस डिजीज़ेस। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये जो पीछे है दैट इज़ की इनकी क्लिनिकल पिक्चर्स हैं, ड्रग रिलेटेड है। देन जब ये मैं कंप्लीट कर दूँगी तो मैं इससे रिलेटेड जो भी पिक्चर होगी पीछे मैं उसकी फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, तो जिसका पहला चैप्टर है दैट इज़ वेसिकुलोबुलस डिजीज़। और वेसिकुलोबुलस के अंदर भी ये वेसिकुलोबुलस जो है ना, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक बड़ी क्लास है, एक बड़ी क्लासिफिकेशन है। अब इसके अंदर जो है ना वो आ जाता है पहली, दैट इज़ दी वायरल डिजीज़ेस। ठीक है, वायरल डिजीज़ेस आती हैं इसके अंदर। उसके बाद जो है हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ेस आती हैं। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ेस आती हैं। नंबर थर्ड में वी हैव हेरिडिटरी डिजीज़ेस आती हैं। हेरिडिटरी डिजीज़ेस, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर 3 टर्म्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अगर मैं आपको इसको जूम कर दूँ। ओके, सो हेयर वी हैव वायरल डिजीज़ेस। ठीक है, वायरल डिजीज़ेस, देन इम्यूनोलॉजिकल, हेरिडिटरी। वायरस के अंदर भी काफ़ी सारे वायरस होते हैं, जिसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस आ गया, वेरिसला ज़ोस्टर वायरस आ गया, कॉक्सैकी वायरस आ गया और हर्पेंजीना। देन वी हैव EBV है, एप्स्टीन बार वायरस आता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बहुत सारे वायरसेस हैं। देन इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ेस हैं दैट आर रिलेटेड टू आवर इम्यून सिस्टम। तो उनमें आ जाती है हमारे पास पेम्फिगस वल्गैरिस, म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड, बुलस पेम्फिगोइड, और जो है लीनियर IgA आ जाती है। देन डर्मेटाइटिस, हर्पेटिफॉर्म। तो ये सारे मैं आपको बता दूंगी। हेरिडिटरी के अंदर देयर इज ओनली सिंगल डिजीज दैट इज एपिडेमोलाइसिस बुल्लोसा। ठीक है, तो अगर आप बुक से देखें, चलें जी बुक से भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये चैप्टर की आउटलाइन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वायरल डिजीज़ेस। ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ओके, मैं जूम कर देती हूँ, कोई मसला नहीं। ओके, वायरल डिजीज़ेस के अंदर हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये आया, वेरिसला ज़ोस्टर इन्फेक्शन, हैंड फुट एंड माउथ, देन हर्पेंजीना एंड देन मीजल्स। मीजल्स का तो आप लोगों को पता ही होगा। इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ेस के अंदर देन हमारे पास पेम्फिगस वल्गैरिस, म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड, बुलस पेम्फिगोइड, डर्मेटाइटिस, हर्पेटिफॉर्म एंड देन लीनियर IgA। ठीक है, हेरिडिटरी के अंदर एक ही आती है दैट इज एपिडेमोलाइसिस बुल्लोस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वायरल से। ठीक है, किससे स्टार्ट करनी है? वायरस से। ठीक है, तो वायरस के अंदर जो पहला वायरस आता है, ठीक है, क्या है? हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस। बचपन से पढ़ा है हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस, बचपन से तो नहीं, खैर 9th क्लास की लेवल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस है, वायरस है, वायरस है। ठीक है, तो वी हैव हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई मैं रगेज़ी फॉलो करूँगी अगेन, तो रगेज़ी के अंदर किस तरह से लिखे होते हैं मैं उसी तरह से आपको बताऊँगी। जैसे देखिए, ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसकी एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस की है, कैसे काम करता है, उसके क्लिनिकल फीचर्स, ETC एंड सारा वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी। राइट, ओके, चलें। ठीक है, तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के अंदर पहले तो आप लोगों को ना इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई ये है क्या। ठीक है, कंपोनेंट्स में तोड़ना है ना हम लोगों को इसको, तो कैसे पढ़ेंगे कि भाई इसका स्ट्रक्चर है क्या। जैसे कि आप लोगों को पता है इट इज़ अ DNA वायरस। DNA वायरस होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड वायरस होता है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड ये होता है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद इसके पास प्रोटीन की एक कैप्सिड होती है। अब प्रोटीन कैप्सिड आपको पता है क्या होता है, ये जो इसकी आउटर कोट होती है। ठीक है, दैट इज़ मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स। राइट, तो ये इसकी प्रोटीन कोट होती है। उसके बाद इसके पास लिपिड का एक एनवेलप होता है। ठीक है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। आप लोगों को पता होगा कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि एनवेलप्ड होते हैं और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि
अनइन्वेलप्ड होते हैं, ठीक है। तो ये इन्वेलप्ड वालों में से एक है, ठीक है, इन्वेलप्ड खानदान का ये बंदा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग इसकी जो है टाइप्स पे, ठीक है। पहले तो टाइप्स पता होनी चाहिए, कौन कौन सी टाइप्स हैं। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2, ठीक है। तो 1 वाला हम लोग इसको ओरोफेशियल या फिर ओरल हर्पीज भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओरल हर्पीज। हम लोग इसको क्यों ओरल हर्पीज बोलते हैं? क्योंकि भाई ये जो है ये रिलेटेड होता है हमारी ओरल कैविटी से, ठीक है। वहाँ पे जो हर्पीज होती है दैट इज ओरल हर्पीज। टाइप 2 एज यूजुअल जेनाइटल हर्पीज, ठीक है। जेनाइटल हम हर्पीज को हम लोग इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते, तो जो ओरल हर्पीज़ है हम लोग ज़्यादा उसको पढ़ते हैं कि जो ओरल हर्पीज़ होती है जो टाइप 1 होता है उसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी, ठीक है, और इसके अलावा सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है एक ये, और दूसरा एक सेकेंडरी जिसको हम लोग रिकरेंट बोलते हैं, ठीक है। रिकरेंट का मतलब क्या होता है? दोबारा से होना, ठीक है। प्राइमरी वाला दोबारा से नहीं होता, अगर ये रिजॉल्व हो गया दैट इज ग्रेट, अगर ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, ठीक है। और जो है वायरस लेटेंट फेज में चला जाए, आगे मैं बताती हूँ कि लेटेंट फेज क्या होता है, उसकी पूरी डिटेल, ठीक है। अब देखें ये जो है वायरस, ठीक है, इसकी एक मिनट, ओके। सो इसकी इटियोलॉजी की तरफ अगर मूव करें हम लोग, ठीक है, यानी कि कॉजेज़ क्या होते हैं, किस तरह से होता है, तो जी आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ये बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट और एनी कांटेक्ट विद द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स के साथ कोई कांटेक्ट हो गया, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, ठीक है। तो बस भाई ऐसे समझ लेंगे कांटेक्ट से ही ये होता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो फिजिकल कांटेक्ट हो विथ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है एंड ही और शी मतलब उसका जो पार्टनर है, ठीक है, वो उसके साथ फिजिकल हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है उनका, तो जो है वो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम दैट इन्फेक्टेड पर्सन टू दैट नॉन इन्फेक्टेड पर्सन जो कि उसका पार्टनर है, ठीक है। उसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स वगैरह के थ्रू ये मतलब इसकी ट्रांसमिशन रूट्स ऐसे समझ लें कि इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है इसकी पैथोजेनेसिस तो यहाँ पे भाई हर बीमारी की आपने पढ़नी है कि पैथोजेनेसिस जो है वो मेजरली इम्पॉर्टेंट होती है। अब देखें ऐसे होता है कि एक वायरस है फॉर सपोज, ठीक है, वायरस की सरफेस पे ना ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, वायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं? फॉर सपोज ये आपके पास एक होस्ट सेल है, ठीक है, इस होस्ट सेल से आके ये ग्लाइकोप्रोटीन्स को हेल्प करते हैं कि ये आके इस होस्ट सेल के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो इस ये जो बाइंडिंग होती है ना इनिशियल स्टेप, ठीक है, तो ये कौन करवाता है? ये इसकी ग्लाइकोप्रोटीन्स करवाती हैं, ठीक है। फॉर सपोज अब क्या हुआ, अब इसकी बाइंडिंग हो गई, राइट। अब ये आके ये वायरस है फॉर सपोज, ठीक है, ये इसने बाइंड कर लिया विद दैट ऑफ होस्ट सेल के साथ, ये बाइंड हो गया। अब कुछ ना इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी, ठीक है, क्या होगी इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। उसकी डिटेल में अगर आप लोग ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी में कुछ जीन एक्टिवेशन होती है, आप लोगों को पता है बहुत सारी डिटेल्ड होती है। तो कुछ जीन्स होती हैं जिनमें ई जीन होता है, ई जीन होती है और लेट जीन होती है, ठीक है। ई दैट इज़ इमीजिएट अर्ली, ई इज़ अर्ली और लेट जीन होती है। जो इमीजिएट अर्ली और अर्ली है ना, ये दोनों क्या करती हैं? ये दोनों रेप्लिकेशन में और रेगुलेशन में हेल्प करवाती हैं। अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो ये रेगुलेटरी होती है एंड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। जबकि लेट वाली जो होती है ना, ये क्या करवाएगी? ये आपको हेल्प करवाती है वायरस का स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है। तो ऐसे समझ लें कि भाई ये आके बाइंड किया, ये वायरस है, ठीक है, ये होस्ट सेल था आपका, इसके साथ आपके आके इसने बाइंड करा, ठीक है। जैसे इसने बाइंड करा तो क्या हुआ? सेल के अंदर कुछ चेंजेस आई भाई, 3 जीन्स आई ई एंड एल, इमीडिएट अर्ली एंड देन लेट जीन, ठीक है। ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी हुई। इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बाद वायरस ने क्या किया? अपना काम स्टार्ट कर दिया, भाई ये सेल के अंदर चला गया, ठीक है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी इसकी हुई। अब क्या होता है देखें, जब आपका प्राइमरी इन्फेक्शन होता है किसी भी पेशेंट को, ठीक है ना, आपका जो अब देखिए हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एक ऐसा वायरस है
जिसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, ठीक है, वो तो पता ही नहीं लगता भाई उसके पास है कि नहीं है, मतलब ऐसे समझ ले कि वो यूजुअली सिम्टम लेस होता है, जो पेशेंट होता है ना दैट इज सिम्टम लेस। लेकिन अगर उसके सिम्टम्स हैं तो वो भी आपके पास सब क्लिनिकल होंगे, ऐसा नहीं कि क्लिनिकली शो होंगे आपके, ऐसा मतलब समझो कि छुपे हुए काइंड ऑफ जो है ना सिम्टम्स होंगे। ठीक है, हो गया। तो ये ज़्यादातर सिम्टम लेस होता है, लेकिन अगर 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 किसी पेशेंट को सिम्टम्स हैं, ठीक है, सिम्टम्स हैं और प्राइमरी, फॉर सपोज को प्राइमरी डिजीज़ है लेकिन उसके सिम्टम्स हैं, तो अब क्या होगा, होगा कुछ यूँ कि वो जो है, जैसे फॉर सपोज ये मेरा हाथ है, ठीक है, एट द साइट ऑफ जो है ना जहाँ पे वायरस ने इन्फेक्ट करा, ये फॉर सपोज साइट है जहाँ पे वायरस ने इन्फेक्ट करा। अब क्या होगा, बेसिकली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है दैट इज़ 1 to 2 वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस ने फॉर सपोज इन्फेक्ट किया, अब जहाँ पे इसने इन्फेक्ट किया ना, इसको इरप्शंस हुई, वेसिकुलर इरप्शंस हुई, इस तरह से गोल गोल से उसकी जो इरप्शंस है ना वो बन जाती हैं, यहाँ पे उसने इरप्शन कर दी, ठीक है। अब ये फॉर सपोज ये रिजॉल्व हो गया मेरा, ठीक है, कुछ टाइम बाद, क्योंकि प्राइमरी का रिजोल्यूशन पीरियड जो होता है 7 to 10 डेज होता है यूजुअली, ठीक है, ये 7 to 10 डेज के अंदर ये रिजॉल्व कर जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन फॉर सपोज उसके बाद क्या होगा, अब ये जो आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है ना, ऐसा समझ लें कि ना काइंड ऑफ डीठ मखलूक होती है, ये डीठ मतलब शदीद डीठ। अब क्या करेगा, ये जो ट्राइजर्मिनल नर्व होती है, आपको पता है कि ट्राइजर्मिनल क्या, ट्राइजर्मिनल नर्व जो है वो कौन सी नर्व है, दैट इज़ द 5th क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो ये ट्राइजर्मिनल नर्व में जाके, ठीक है, उसके न्यूरॉन्स में पेरी एक्सोनली मूव करके एंड देन ये जाके बस जाएगा उस नर्व के गेंगलियन में, ठीक है। आपको पता है गेंगलियन क्या होता है, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ द सोमास आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। खैर, तो ये जो है ये उसके सोमा के अंदर चला जाएगा, वहाँ पे जाके ये रिसाइड कर जाएगा। तो अब ये फॉर सपोज ये आपके पास बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूरॉन पड़ी हुई है, ये क्या करेगा, ये इसके अंदर ये चला गया ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर चला गया और छुप गया। यहाँ से आपके WBCs निकले, ठीक है, बॉडी की सफाई करने, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये प्राइमरी अब रिजॉल्व होनी है, तो ये जाके सफाई करेंगे, ठीक है। अब देखें, ये इतना चालाक होता है कि ये जो आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, तो आप लोगों को पता है इनके सरफेस पे MHC होता है, ठीक है। तो ये MHC के साथ हरकत करता है, ये इसमें इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, जब वो ऐसे समझ लें कि वो जब सफाई करने आते हैं ना, उनको ये दिखता ही नहीं है बंदा ये बैठा हुआ है, उनको पता ही नहीं लगा, वो उनको लगेगा कि भाई हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने अपना सारा काम साफ़ कर दिया है, वायरस बॉडी से चला गया है, उनको पता ही नहीं, क्योंकि वायरस ने क्या किया था, इसके MHC के साथ खेला था। इसमें जो इसने इंटरफेयर करा ना, इसकी वजह से इसको पता नहीं लगा कि वायरस अभी भी ट्राइजर्मिनल नर्व के गेंगलियन में है। इसको बोलेंगे हम लोग लेटेंट स्टेज, क्योंकि वायरस ने क्या किया, वायरस छुप गया है एक स्टेज में, एक जगह पे छुप गया है। बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है अपना, उसको पता ही नहीं है कि वायरस अभी भी अंदर है, ठीक है। तो वो जब सफाई करके चले जाते हैं, ठीक है, तो ये तो लेटेंट स्टेज में चला जाता है, ये सुकून से सो रहा होता है अंदर, ठीक है। अब फॉर सपोज ये वाला एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, ठीक है, इसकी जो नर्व है उसके अंदर वायरस है, ठीक है, वो लेटेंट फेज में है, वो बेसिकली सो रहा होता है, ठीक है, वो सो गया। अब ये यहाँ पे है भाई, सन है, ठीक है, ये सन बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, ये बंदा, ये वायरस वाला बंदा सन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। अब क्या होगा, अब इसका ये जो वायरस था ना ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर, ये जाग जाएगा। इसको ऐसे समझ लें कि ये जो सन था ना, इसने इसको बड़ा परेशान किया था, बड़ी इसको गर्मी हो रही थी और ये गुस्से से ना उठ गया। तो ये क्या होगा, ये रीएक्टिवेटेड या फिर ऐसे बोलेंगे भाई ये करवाएगा उस पेशेंट को सेकेंडरी हर्पीज, ठीक है, क्योंकि WBC को पता नहीं था कि वो सो रहा है अंदर, उसने तो पूरी सफाई कर दी। लेकिन ये बंदा, इसको लगा कि भाई मैं ठीक हो गया, मैं जा रहा हूँ बाहर, और ये जब इसको सन एक्सपोजर हुआ, ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि जो सेकेंडरी हर्पीज है वो यूजुअली एक्सपोजर ऑफ द सन से ज़्यादा एक्सपोज, सन की जो रेडिएशन होती हैं उससे अगर किसी बंदे को एक्सपोजर हो जाए, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, तो द पेशेंट अंडरगोज सेकेंडरी और रीएक्टिवेटेड हर्पीज, ठीक है। तो और सॉरी रिकरेंट हर्पीज, तो और सेकेंडरी हर्पीज इसको बोला जाता है।
तो पेशेंट को ये सेकेंडरी हर्पीस होगी। ठीक है, अब मैं क्लिनिकल फीचर्स में बताऊंगी कि इसकी ज़्यादा डिटेल्स में कैसे होती है, क्यों होती है। ठीक है, खैर यहाँ तक जो थी ये इसकी पैथोजेनेसिस थी कि ये किस तरह से था। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा इसकी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के टाइप्स कौन से थे। ठीक है, उस पहले स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर के बाद टाइप्स पढ़े, टाइप के बाद इसकी इटियोलॉजी पढ़ी कि किस तरह से होता है ये। देन उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ी ये सारी की भाई 3 जीन्स थी एक्टिवेट हुई, और जो है इन्होंने क्या किया, एक ने रेप्लिकेशन करवाई जो है और रेगुलेशन करवाई, दूसरी ने स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद ये जो वायरस अब एंटर हुआ तो प्राइमरी वाले अगर सिम्टम्स की बात करें तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 वीक्स होता है। 7 to 10 डेज़ के अंदर वो रिजॉल्व होता है। वेसिकुलर इरप्शंस होने लग जाती हैं पेशेंट को, जो कि रिजॉल्व हो जाती हैं। बाद में पेशेंट ये जो वायरस होता है ये ट्राइजेमिनल नर्व के गैंग्लियन के अंदर जाके बस जाता है, सो जाता है। ठीक है, फिर जब पेशेंट सन से एक्सपोज होता है ज़्यादा से ज़्यादा तो ये वायरस क्या करवाएगा, रिकरेंट और सेकेंडरी हर्पीस। ठीक है, ये देखें तो ओके। अगर बात करें अब हम लोग इसकी टाइप्स वगैरह की, तो मैंने यहाँ टाइप्स तो मैंने बता दी कि जेनाइटल हर्पीस वगैरह होती है, और ओरल हर्पीस जो है दैट इज़ लिमिटेड टू द ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी जो है ये ज़्यादातर ये होता है कि स्किन वगैरह पे भी होती है, क्योंकि प्राइमरी जो है इसके सिम्टम्स अलग हैं। ठीक है, और ओरल के अंदर क्योंकि सेकेंडरी है तो सेकेंडरी जो है वो स्पेसिफिक जगहों पे होती है। ठीक है, जबकि ओरल हर्पीस की अगर चले मैं साइड बता देती हूँ। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो होता है जिसके अंदर अगर प्राइमरी हर्पेटिक जिंजाइवोस, अच्छा प्राइमरी जो है हर्पेटिक जिंजाइवोस स्टोमेटेंस दैट इज हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या बताने वाली थी, यस साइट्स। ठीक है, आपका जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 होता है ना, जो कि ओरल हर्पीस उसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे होता है, इसकी जो साइट होती है यूजुअली ये वर्मिलियन पे होता है। आपको पता है ना, वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ द लिप, स्पेशली ये वर्मिलियन एरिया इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन कोई भी हो, मतलब ये जनरली कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन आप उठा लें ये उस पर होता है। ठीक है, देन हमारे पास आता है स्किन। ठीक है ना, ये स्किन पे ये जो अल्सर्स निकलते हैं, सॉरी वेसिकुलो इरप्शंस निकलती हैं ना, ये स्किन पे ही निकलती हैं यूजुअली। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकेंडरी हर्पीस होती है। ठीक है, सेकेंडरी या जो रिकरेंट अपनी है ये कहाँ पे होती है, स्पेशली ये कहाँ पे होगी, इट इज़ इन अक्रिंग इन जिंजवा, हार्ट पैलेट और लिप्स। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि जिन पे जो हमारी ये सेकेंडरी और द रिकरेंट हर्पीस होती है ना, ये सबसे ज़्यादा इन पे होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 की बात करें दैट इज़ द जेनाइटल हर्पीस, तो ऑब्वियसली बात है यार ये जेनाइटल और रीजन्स जो है ना उस एरिया में होगी। ठीक है ना, तो ये उसकी हो गई साइट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, देखो ठीक है, ओके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो दोनों डिजीज़ के ना क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो सेपरेटेड हैं। ठीक है, अब देखें हम लोगों ने जेनाइटल हर्पीस पढ़नी है नहीं, हम लोगों ने क्या पढ़नी है, हम लोगों ने ओरल हर्पीस पढ़नी है। तो हम लोग उसके 2 ही टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी को ही पढ़ना है तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं प्राइमरी। ठीक है, एज अ सेट कि आपका जो प्राइमरी हर्पीस होती है, ठीक है ना, अब देखें ये जो प्राइमरी होती है ये किस किस के अंदर होती है, ये यूजुअली चिल्ड्रंस में होती है। ठीक है ना, ऐसे चिल्ड्रन जिनका पहले एक्सपोजर नहीं हुआ, यानी कि वो इंडिविजुअल्स जो थे ना वो सीरो नेगेटिव हैं। ठीक है ना, सीरो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ थी वो उसके ब्लड के अंदर नहीं है। ठीक है ना, या फिर कोई ऐसे बंदे जो जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। ठीक है ना, तो ये उन बंदों के अंदर होती है, चिल्ड्रंस, अडल्ट भी हो गए। ठीक है ना, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि जिनका मतलब ऐसे समझ लें कि जिनका एक्सपोजर नहीं हुआ कभी भी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से, तो ये उनके अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी मैंने साइट बता दी आपको कि प्राइमरी हर्पीस जो है वो कहाँ पे होती है। ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन थी, मैंने आपको स्किन बताया था, और उसके अलावा वर्मिलियन पे। ठीक है, ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे, अच्छा म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई भी इन्वॉल्व हो सकती है, लाजिम नहीं है कि कोई लेबियल है, लिंगुअल है,
व्हाट्स एवर जो भी म्यूकोजा है, एक ओरल कैविटी के अंदर किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन पे हो सकती है, ठीक है, कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन हो। लेकिन सेकेंडरी के लिए वो जो 3 जगहें मैंने बताई थी, दीज आर स्पेशल, ठीक है ना। अब देखें, मैंने बताया था आपको कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। जब इंक्यूबेशन पीरियड जो है तकरीबन 1 to 2 वीक्स बोल दें आप, ठीक है, वो होता है, ठीक है। और उसके अलावा अब पेशेंट जो है ना, उसको पहले क्या होगा, सिम्टम्स आएंगे ना, पेशेंट अंडरगोज फीवर होगा, ये सिस्टमिक कुछ सिम्टम्स होंगे पेशेंट को, ठीक है। फीवर, मलेज होगा, पेशेंट को एनोरेक्सिया होगा, उसके बाद जो है सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होगी पेशेंट को, ठीक है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होगी पेशेंट को, ठीक है। ये सारे उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है ना, सिस्टमिक सिम्टम्स जो हैं उसके, तो ये पेशेंट को पहले ये आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही सिम्टम्स आए, देन कुछ टाइम बाद क्या होगा, विदिन 7 to 10 days ये सिम्टम्स जो थे ना, ये रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, ये सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। अब मैंने जैसे बताया था कि वो न्यूरॉन जो है वो लेटेंट स्टेट में चला जाएगा, और अगर जो है सन से एक्सपोजर हो गया फॉर सपोज पेशेंट का, ठीक है, अब क्या होगा, अब उस पेशेंट को सेकेंडरी हर्पीज़ होगी। क्यों होगी, ये हो सकता है कि उस पेशेंट का जो इम्यून सर्वेलेंस है, यानी ब्रेक डाउन हो जाए उसके इम्यून सर्वेलेंस में, कोई इम्यून सिस्टम का कोई इशू हो गया उस पेशेंट को, या फिर ऐसे बोलें कि जो है ना उसकी, यहाँ पे देख लें कि जैसे ना लोकल इन्फ्लेमेशन के अंदर उसको लोकल इन्फ्लेमेशन हुई, ठीक है, उसके मीडिएटर्स के अंदर कोई कोई चेंजिंग आ गई लोकल मीडिएटर्स में, जिसने क्या करा, उसके जो वायरस था उसको ग्रोथ करने के लिए ना काइंड ऑफ प्रोमोट कर लिया, ठीक है। तो ये वाला जो है वायरस, ये अगेन एक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, ये करवाएगा। अब ये एक दफ़ा एक्टिवेट हो गया ना, इसको आ गया गुस्सा कि भाई तुम लोगों ने मुझे जगाया क्यों, ठीक है। अब ये उठ के आ गया, इसने क्या करवानी है, इसने वेसिकुलो इरप्शंस करवानी है, ठीक हो गया। तो अब ये वेसिकुलो इरप्शंस करवाएगा, कैसे करवाएगा देखो। अब ये वायरस आया फॉर सपोज, ठीक है, वेसिकुलर इरप्शन से पहले उसको क्या हो गया, उसको प्रोड्रोमल सिम्टम्स होंगे, प्रोड्रोमल सिम्टम्स, ठीक है, जो कि किसी भी डिजीज़ के आने से पहले होते हैं, यानी काइंड ऑफ। तो उसको क्या होगी, इसकी टिंगलिंग सेंसेशन होगी, बर्निंग होगी और पेन होगा, ठीक है। इसके प्रोड्रोमल सिम्टम्स हैं, ठीक है। इस पेशेंट को ये जब प्रोड्रोमल सिम्टम्स होंगे तो क्या होगा, फिर उसके कुछ आवर्स बाद ना उसको वेसिकुलर इरप्शंस, ये एक काइंड ऑफ ना बड़ा सा नहीं, मल्टीपल जो है ना, इसको मल्टीपल वेसिकल्स जो है ना वो इरप्ट होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये जो है, ये वेसिकल्स है ना, ये अनरूफ्ड होंगे, अनरूफ्ड हो जाएंगे ना, तो ये काइंड ऑफ ना ऐसे मैप, लाइक जैसे मैप नहीं होता, आप देखें ऐसे पाकिस्तान का नक्शा होता है, पता नहीं, मुझे नक्शे बनाने भी नहीं आते एक तो, खैर जैसे नक्शा होता है, मैप होता है, ठीक है। ये पहले ये एक ऐसे समझ लें कि गोल स्ट्रक्चर था ना, गोल। अब क्या होगा, इसकी रूफ जो है आप हटाएंगे तो फिर अंदर कैसे बनेंगे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे अजीब सा जैसा मैप होता है ना, मैप। तो इस तरह से वो मैप लाइक अल्सर्स बन जाएंगे, जो कि अगेन तकरीबन मेरे ख्याल से 1 to 2 वीक्स के अंदर वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। हाँ जी, ये लिखा हुआ है 1 to 2 वीक्स के अंदर वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, जो आपके सुपरफिशियल अल्सर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये भी अगेन रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, जैसे ये यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, लेट मी फोकस, ओके, होपफुली आप लोगों को दिख रहा हो, ओके। ये देखें, फॉर सपोज ये एक होस्ट था जो कि सीरो नेगेटिव था। अब सीरो नेगेटिव का मतलब ये कि उसका प्रीवियसली एक्सपोजर नहीं हुआ था, ठीक है, और वो जो होस्ट था अब उसके ब्लड के अंदर जो है कोई भी किस्म की एंटीबॉडीज़ नहीं थी, वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि उसका जो सीरम था ना, दैट इज़ क्लीन, कुछ भी नहीं था। अब उसका क्या हुआ, उसका हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस से कांटेक्ट हुआ। जब उसका हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस से कांटेक्ट हुआ तो उसको पहले प्राइमरी डिजीज़ हुई, जिसको हम लोग जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन अगर सिम्टम है भी तो वो सब क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, ठीक। अब जो है होस्ट क्या बना, क्योंकि
वो इन्फेक्ट हुआ ना, अब वो सीरो पॉजिटिव बना, अब उसके सीरम के अंदर इसकी एंटीबॉडीज़ मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। फिर क्या होगा, लेटेंट फेज में चला जाएगा, मैंने बोला कि वो सो जाएगा जाके एक नर्व के गैंग्लियन में। कौन सी नर्व थी, दैट इज़ द 5th क्रेनियल नर्व और द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। अब ये जो है अगर ये रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, वरना अगर नहीं तो ये जाके सेकेंडरी डिजीज़ करवाएगा आप लोगों को, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे होती है, लिप, पैलेट और जिंजावा, ठीक है। इसकी रिएक्टिवेशन हुई, ये फिर से जो है लेटेंट फेज में चला जाएगा। मतलब इस तरह से ना प्रोसीजर होता है पूरा, एक साइकिल बनी होती है, भाई रिजॉल्व हुआ ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आगे वाली स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी जो है ये पूरी समझें कि काइंड ऑफ पैथोजेनेसिस की ना इसकी समरी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इम्यून सिस्टम की बात करें ना, देखें इम्यून सिस्टम ना काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। आप लोगों को पता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म है, बेस्ट एक समझ लें कि इम्पोर्टेंट जो है ना वो रोल प्ले करता है। अल्लाह पाक ने ना हमें एक ऐसी चीज़ से नवाजा है जो कि हमारे अंदर हम लोगों को फॉरेन पार्टिकल से डिफेंड करती है। हम न जाने हम लोग रोज़ जो है वो कितने इन चीज़ों से एक्सपोज होते हैं, कितनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता भी नहीं कि हम लोग कितनी जो है ना गंदगी से घिरे हुए हैं। लेकिन चेक करें हमारे अंदर कितने ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है। कभी बैठ के खुद को देखो यार कि तुम क्या हो, तुम्हें कितनी खूबसूरती से बनाया है उस खुदा ने। तो इम्यून सिस्टम जो है ना, ये एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी डिफेंस सिस्टम में, ये आपको डिफेंड करता है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है ना, तो मेरे भाइयों और बहनों कुछ खाओ पियो ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक है ना तो आप जल्दी एक्सपोज हो जाओगे, आपको कोई भी डिजीज़ जो है ना वो जल्दी अटैक कर लेगी। तो इसी तरह से अगर हम लोग बैक टू हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की बात सॉरी, तो जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, अगर वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में हो रही है, यानी कि उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है वो ओके है बिल्कुल, ठीक है, तो फिर तो बंदा ठीक है और डिफेंड कर जाएगा थोड़ा बहुत। अगर वो इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट है, उसका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, तो खुद बता बेचारे के साथ क्या होगा। उस बंदे को जो लीजन्स आएंगे ना वो बाकायदगी के साथ क्रोनिक होंगे, वो ख़त्म ही नहीं होंगे, वो लीजन्स डेस्ट्रक्टिव होंगे, बाकायदा डिस्ट्रॉय करेंगे और एक्सटेंसिव होंगे, उनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखना है, ठीक है, ओके। उसके बाद एक और चीज़ आती है, मतलब एक टर्मिनोलॉजी आती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्पेटिक विट्लो, ठीक है, हर्पेटिक विट्लो। अब हर्पेटिक विट्लो क्या चीज़ है ना, हर्पेटिक विट्लो को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं ना ये सबसे ज़्यादा उनमें होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वेट फिंगर डेंटिस्ट, वेट फिंगर डेंटिस्ट, क्योंकि ये डेंटिस्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली होती है। अब क्यों होती है, देखें, फॉर सपोज मतलब ये जो पहले वाले लोग थे ना, जब पहले काम किया करते थे डॉक्टर्स डेंटिस्ट वगैरह जो भी थे, ठीक है, तो क्या करते थे ये लोग ग्लव्स नहीं पहनते थे। खैर आजकल तो ग्लव्स आर द मोस्ट कॉमन, भाई ग्लव्स के बगैर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो पहले ये होता था कि ये लोग ग्लव्स नहीं पहनते थे। अब ग्लव्स नहीं पहनते थे, फॉर सपोज मेरे पास एक पेशेंट आया, ठीक है, ये पेशेंट का हाथ है फॉर सपोज, ठीक है, अब मुझे नहीं पता था कि इसको वेजिकुलर इरप्शन इधर हुई हुई थी, ठीक है, मुझे लगा नॉर्मल कोई है। अब मैंने ग्लव्स पहने नहीं हुए है, मतलब पहने ही नहीं हुए थे, ठीक है, मैंने क्या करा, अब इसको ट्रीट किया जाए जैसे क्योंकि हाथ पे जो है वो ज़्यादातर डेंटिस्ट के साथ कांटेक्ट कम ही होता है, लेकिन डेंटिस्ट के हाथ का पेशेंट के मुंह से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, ठीक है। तो फॉर सपोज ये आपके पास है पेशेंट का लिप, ठीक है, अब पेशेंट के लिप के वर्मिलियन पे जो है ना उसको लीजन हो गया, ठीक है, मैं फॉर सपोज मैं डेंटिस्ट हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने जो है ग्लव्स नहीं पहने, ठीक है, और मैंने सिंपली क्या किया भाई, ये पेशेंट के जो ये लिप्स थे, मैंने इसको ट्रीटमेंट किया, मैंने हैंड पीस पकड़ा और मैंने ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मेरी फॉर सपोज मेरी ये फिंगर, ये वाली फिंगर, ठीक है, उस लीजन से ना कांटेक्ट में आई, जैसे ही मेरी फिंगर लीजन के साथ कांटेक्ट में आई तो उसने क्या किया, ये इसका कांटेक्ट हुआ ना, काइंड ऑफ फिजिकल कांटेक्ट ही हुआ ना,
तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से इस लीजन ने क्या किया, मेरी इस फिंगर पे लीजन कर दिया, ठीक है, इसीलिए इसको वेट फिंगर डेंटिस बोलते हैं, ठीक है। खैर आजकल तो ये काफ़ी कम ही होती है, बिकॉज हम लोग तो ग्लव्स पहन के काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी जो है वो कम होती है पेशेंट्स को, सॉरी डेंटिस्ट को, लेकिन इसी वजह से इसको वेट फिंगर डेंटिस्ट बोला जाता है। अब ये जो फिंगर है ना, ये फिंगर अब क्या होगी, फिंगर जो डेंटिस्ट की थी उस पर क्या होगा, उस पर पेशेंट जो डेंटिस्ट होगा उसको पेन होगा, एरिदीमा होगा, आपको पता है एरिदीमा इज़ बेसिकली द रेडनेस, ठीक है, वेजिकुलर इरप्शंस होंगी, ठीक है, और उसके अलावा एक्सिलरी और वेजिकुलर जो कॉक्लियर होती है दैट इज़ उसकी लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि वेट फिंगर डेंटिस्ट को होते हैं, यानी कि जो फिंगर है उसका कांटेक्ट हो विद दैट ऑफ पेशेंट्स लीजन, ठीक है। तो क्या होगा, जो डॉक्टर है डेंटिस्ट है उसको पेन होगा, उसको एरिदीमा होगा दैट इज़ रेडनेस, ठीक है, वेजिकुलर इरप्शंस होंगी, यहाँ पे ऐसे 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 गोल गोल सी इरप्शंस होंगी, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए इसी का एक फ़ायदा है, आप लोग पिक्चर्स मस्त देख सकते हो, ये देखो, एक मिनट लेट मी जूम, चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, हरपटिक वेट लो, ये देखिए, ये वेजिकुलर इरप्शंस हो रही हैं इसको, ये वाली जो है ये इरप्शन हो गई बीच में, ये लीजन बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्वेलिंग होगी सॉरी डेंटिस्ट को, मैं जब भी पेशेंट बोलूँ हरपेटिक विटलो में तो समझ जाना क्या है, डेंटिस्ट है, ठीक है, डेंटिस्ट को होता है। उसके बाद ये यहाँ पे वेजिकुलर लीजन बना, देन सराउंडिंग में आपकी अगर देख रहे हैं आपको इरिदीमा नज़र आएगा, ठीक है, स्वेलिंग भी है क्योंकि यहाँ से मुझे क्लियर दिख रही है, बट आई डोंट नो कि वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है या नहीं। अगर आप लोगों के पास रगीज़ी और आप देखें तो आपको फील होगी कि भाई यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग भी है, मतलब पिक्चर ऐसी है कि समझ जाना, यहाँ पे स्वेलिंग है, ये रेडनेस भी दिख रहा है और इस पेशेंट को पेन, इस डेंटिस्ट को पेन भी होगा, ठीक है। ये उसी को होगी जिसका कांटेक्ट हुआ होगा उस पेशेंट से जिसको एक्चुअल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होगा, तो जिसकी भी उंगली हो उसका कांटेक्ट जैसा ही हुआ उसको क्या होगा, हर्पेटिक विटलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूजुअली होता है। अब अच्छा, जो सेकेंडरी वाली होती है ना, मैंने बोला था वो लिप्स पे ज़्यादा होती है, ठीक है, मैंने जब आपको साइड बताई थी तो मैंने बोला था जो सेकेंडरी वाली होती है दैट इज़ यूजुअली अकर इन ऑन लिप्स, हार्ड पैलेट, जिंजवा, ठीक है, ये मैंने 3 आपको बताए थे जहाँ पे सेकेंडरी होती है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें ये वाला पिक्चर, ठीक है, ओके, तो ये जो है ना यहाँ पे जो हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं हर्पीस लेबियालिस, ठीक है, ये सेकेंडरी हर्पीस है जो कि यूजुअली किस पे होती है, लिप्स पे होती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी हर्पीस जो है जो कि अगर ये आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो ये पेशेंट की पैलेट है, अगर आप लोगों के पास बुक हो तो आप लोग बुक में से देख सकते हैं, आप लोगों को क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये सेकेंडरी हर्पीस वाला इन्फेक्शन होता है जो कि पैलेट पे होता है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला जो दिख रहा है ये पूरा पैलेट पे जो है ना, ये भी सेकेंडरी वाला है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी कहाँ पे होता है, जिंजाइवा पे, लिप पे और हार्ड पैलेट पे, ठीक है। तो ये यूजुअली यहाँ पे होता है। बाकी जो है ये प्राइमरी हर्पीज़ है जो कि म्यूकोज़ा पे हुई है, ये आपके लिप पे हुई है, ठीक है। एक मिनट, ये वाली आपकी लिप पे हुई है और जो है ये आपकी सॉरी ये म्यूकोज़ा पे हुई है और ये लिप पे। तो जो है मैंने बोला था ना आपको कि प्राइमरी हर्पीज़ जो है वो कोई भी म्यूकोज़ा पे हो सकती है, ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है, जो भी उसको म्यूकोज़ा से समझ लें कि उसको जो भी म्यूकोज़ा पसंद आया वो उस पर जो हो जाएगी। बाकी जो आपकी सेकेंडरी है उसकी 3 मेजर सोर्सेज हैं, साइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो है उसकी, लेट्स मूविंग ऑन टू हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी, ओके।
अब हिस्टोपैथोलॉजी तो भाई एक ऐसी चीज़ होती है जो ना बिल्कुल किसी को भी नहीं पसंद आती, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पसंद आती। बाय द वे पढ़ना तो है कि तो हिस्टोपैथोलॉजी है, ठीक है। अब हिस्टोपैथोलॉजी में क्या करना है आपने,